मित्रों नमस्कार। आज का जो विषय है वो खेती से जुड़ा हुआ है और ये विषय बहुत ही ये कह लीजिए कि विवादित है। हम जब बोलेंगे तो बहुत सारे कमेंट्स उल्टे सीधे आएंगे, मुझे मालूम है। मित्र, है क्या कि सत्य बहुत कड़वा होता है और मैंने एक बार बोला था कि एक बार अगर सत्य की कड़वी गोली हमने निगल ली पानी पी करके, हिम्मत जुटा करके, तो आपको जिंदगी भर आनंद की अनुभूति होगी। और अगर झूठ की मीठी गोली खाने की आदत डाल ली है तो आप जिंदगी भर कष्ट में रहेंगे। विषय खेती का है। हमारे देश में देखिए, परमात्मा ने कहा है कि क्लाइमेट के अनुसार काम करना चाहिए। वो बहुत बड़ी धरती है, धरती में कौन सी वनस्पति कहाँ उगती है, कौन सा जीव कहाँ पैदा होता है, एक विषय है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा। सत्य क्या है मित्र? गेहूं, आज मैं गेहूं को लेके बात कर रहा हूं। गेहूं हमारे देश की क्रॉप है ही नहीं, आप पढ़ लीजिए इतिहास में। लेकिन आज हमारे देश में गेहूं का रकबा इतना ज्यादा बढ़ता गया। जैसे हम जब आजादी के पहले की बात करते हैं तो एक शब्द आता है कि तब देश के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, तो विदेश से हमारे पास गेहूं आया। हम क्या खाते थे? हम खाते थे ज्वार बाजरा मक्के की रोटी और जौ और चने की रोटी। थोड़ी सी चुभती थी, सॉफ्ट नहीं होती थी, लेकिन पौष्टिक बहुत थी। उस रोटी में स्वाद था और पौष्टिकता थी। ये ज्वार बाजरा मक्का जौ चना बिजरा जिसको बोलते हैं, ये मेरे देश की क्रॉप थी, इस क्लाइमेट के हिसाब से क्रॉप थी। इनमें पानी नहीं लगता था मित्र। ज्वार बाजरा मक्का खरीफ के सीजन में हो जाता था, वर्षा को लेकर के, और अनाज मनुष्य खाता था और उसका फसल अवशेष कड़वी पशु खाते थे। तो पशु के लिए कड़वी भी पौष्टिक थी, हमारे लिए ज्वार बाजरा मक्का भी पौष्टिक था। रबी में मैं खाद्यान्न की जब बात करता हूं तो बिजरा बोया जाता था, जौ और चने का मिक्सचर, इसी की रोटी हम लोग खाते थे। ये बहुत पौष्टिक थी और इसमें पानी नहीं लगता था। आज़ादी के बाद 1960 में हरित क्रांति के आने के बाद, 1960 के पहले हमारे यहाँ बाहर से गेहूं आयात होकर के आया और हम लोगों ने खाया। तो नो डाउट एक चीज जो निरंतर खाते चले आ रहे थे, उससे तो रोटी तो खाने में तो अच्छी थी। जैसे आज की तारीख में जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वो रोटी और चावल दाल सब्जी के खाने की बजाय पिज्जा बर्गर चाउमीन मैक्रोनी मोमोज ये पसंद करते। तो उनके हिसाब से रोटी से मोमोज ज़्यादा अच्छा है। उसी प्रकार हमारे लिए ज्वार बाजरा की रोटी से ये गेहूं की रोटी अच्छी लगी। तो पहले तो आया था भूख मिटाने के लिए, फिर हमने इसकी खेती शुरू कर दी। मैं कहना जो चाहता हूँ वो समझना कि इस देश की एग्रीकल्चर का अगर सत्यानाश किसी ने किया है तो गेहूं ने किया है। अब बहुत सारे लोग आलोचना करेंगे, कर लें, लेकिन सत्य यही है। क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अगर गेहूं ना होता तो हम भूखों मर गए होते। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि तुम जिंदा ही कहां हो, तुम कहां जिंदा हो? हम तो मरे जैसे ही हो गए ना। यहां जो घटनाएं दुर्घटनाएं जो नित्य प्रति घट रही हैं, वो इस गेहूं की बदौलत। इस गेहूं ने मित्र आपको, आज देश में गेहूं का टोटल एनुअल जो प्रोडक्शन वो 112 मिलियन टन है। लेकिन जब पानी की बात करेंगे ना, तो इस देश की जमीन के नीचे का पानी कौन पी गया? जैसे पहले 30-40 फुट पर पानी हुआ करता था, आज 180, 220 और 400 और 800 फुट पर पानी पहुंच गया।
अगर बारीक नज़रों से प्रकाश डालेंगे, बारीक नज़रों से सोचेंगे, तो देश का जो भूगर्भ जल स्तर है उसको खत्म करने का श्रेय केवल गेहूं को जाता है। सबसे ज्यादा पानी चाहने वाली गेहूं है। 1 हेक्टेयर में इसको 25 लाख लीटर पानी चाहिए मिनिमम। दूसरा कि किसी जमाने में 3 पानी में होता था, नहरी क्षेत्र में होता था। अब हम गेहूं बोने के लिए बोरिंग करने लगे, और पहले तो वैज्ञानिक कहते थे 5 पानी लगाने हैं। जब वैज्ञानिक 5 पानी की संस्तुतियां करते थे तब 3-4 पानी में गेहूं हो जाता था। आज वैज्ञानिक 6 पानी की संस्तुतियां करने लगे हैं, पानी 7 लगते हैं। कारण कि सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन भी कम हो गया। तो मित्र, देर सवेर, जैसे आज की तारीख में बातें हो रही कि केमिकल कैसे बंद किया जाए, मैं फिर बोलता हूं कि जो पूरा केमिकल को हम आधार मान के चल रहे हैं कि केमिकल ही सबसे खतरनाक चीज है। केमिकल खतरनाक है, लेकिन कृषि सेक्टर में जो गिरावट है, कृषि किसान गांव का जो उजड़ता हुआ परिवेश है, वो उसके पीछे केवल रसायन नहीं है, मैकेनाइजेशन उससे भी खतरनाक है। पहले एक गांव में किसी किसान को मजदूर की कोई कमी नहीं थी, और न गांव में रहने वाले भूमिहीन परिवार को कोई दिक्कत थी। कई बार तो मैं भी गांव का हूं, मैंने ये देखा है कि भूमिहीन किसान के पास किसान से ज्यादा गल्ला होता था, अनाज होता था। लुहार था, बढ़ई था, कुम्हार था, बारी था, धोबी था, नाई था, बहुत सारे पेशेवर लोग गांव में रहते थे, और इनको हर किसान थोड़ा थोड़ा अनाज खरीफ में रबी में देता था। तो इनके पास ज़्यादा अनाज हो जाता था, कई बार किसान से भी ज़्यादा अनाज उनके पास होता था। और गांव के वो किसान जो भूमिहीन थे, लुहार बढ़ई नहीं थे, वो बड़े बड़े किसानों के यहाँ काम करते थे। आज क्या हुआ? आज तो किसान भी, किसान का बेटा भी, जो बड़ा किसान है उसका किसान का बेटा भी 10,000 रुपए की नौकरी की तलाश में घूम रहा है। मित्र, मैं जब बात करता हूं तो वो बात करता हूं कि देश में अमन चैन कैसे होगा। और जैसे मैं बात करूंगा अमन चैन की बात, तो फिर बता दूं, मैं जिस घर में रहता हूं, जिस प्रकृति की व्यवस्था में रहता हूं, अगर वो प्रकृति की व्यवस्था ठीक है, वहां अमन चैन है, तभी इंसान के जीवन में अमन चैन आएगा। अगर जमीन का पानी निपट चुका है और फिर कोई कहे अमन चैन आएगा, तो नेवर, संभव ही नहीं है। अगर हम इतना पेस्टिसाइड डालते हैं फिर कहते हैं मैं स्वस्थ रह सकता हूं, तो असंभव। जब लड़ाई मित्र कागज के नोट की होने लगती है ना, प्रकृति के लिए तो कोई नहीं लड़ रहा आज। कोई भी व्यक्ति, कितने भी धंधे वाले लोग हैं, कागज की नोट की लड़ाई चल रही है। प्रकृति को बचाने की कोई लड़ाई लड़ नहीं रहा है। इसलिए लगता है हमको कि आने वाला जो वक्त है, जैसे किसी ने कहा है कि अब तो विनाश होकर के ही रहेगा, तो हमें लगता है कि विनाश होकर के ही रहेगा। एक बार हम ऐसा क्यों ना सोचें, जैसे आज मैं बता दूं कि हम मनुष्य लोग हैं और पानी में हैवी मेटल्स हो चुके। देश के किसी शहर में चले जाओ, किसी कस्बे में चले जाओ, जिनके पास सामर्थ्य है सब ने आरओ लगा रखा है। लेकिन कोई रुक के सोचता है क्या कि गरीब जिसको टेप वाटर नहीं, वो आरओ कैसे लगाएगा? अगर एक बार कोई सरकार कह दे कि नहीं मैं सबके घर में आरओ लगवा दूंगा, तो फिर इतना सोचो, फिर चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली पानी कहाँ पिएगा? क्या उनके लिए भी आरओ लगाओगे? तो हकीकत क्या मित्र, परमात्मा ने इतना भयंकर आरओ लगा रखा है अनादिकाल पहले से। समुद्र का पानी इवेपोरेट होकर बादलों में इकट्ठा होता है, और निर्मल शीतल जल, अमृत समान पानी बरसात के सीजन में बरसता है। काश हमें इतनी समझ आती कि बरसात का पानी अगर खेत की मेड़ पर, ताल तलैया में रोक लेते तो पानी में हैवी मेटल्स होते ही नहीं। लेकिन इंडस्ट्री को बढ़ाना है, मतलब इंडस्ट्री जिंदा रहे, मानवता मर जाए, ये सारा खेल इंडस्ट्री को जिंदा रखने का चल रहा है।
हमारे बहुत से लोग विरोध करते हैं मेरी बातों का। और क्यों करते हैं? क्योंकि मैं बात ऐसी करता हूं कि जिससे बहुत सारे लोगों के धंधे बंद होने वाले हैं। अगर देश का किसान चाहेगा और मेरी बातें सुनेगा, अमल में लाएगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं। अब ये गेहूं है, गेहूं की जगह अगर जौ होता तो न्यूट्रिशन कम मांगता, 2 ही पानी में हो जाता। आज तो जौ की ऐसी भी वैरायटियां जो 1 पानी में हो जाती, और प्रोडक्शन गेहूं के लगभग बराबर ही है। उसकी रोटी खा करके मैं बीमार नहीं हो सकता था, और ना उसका भूसा खा के मेरी गाय भैंस बीमार हो सकती थी। मित्र, हम तो गाहे बगाहे चेकअप करा के पता कर लेते हैं कि मुझको शुगर है, मुझको बीपी है, मुझको कैंसर है। लेकिन समझना कि अगर शुगर का, बीपी का, कैंसर का कारण मेरा खान पीन है, तो फिर जान लीजिएगा कि देश में जो पालतू पशु है ना, कुत्ता है, बकरी है, भैंस है, गाय है, भेड़ है, अगर कैंसर इंसान को हो सकता है, बीपी इंसान को हो सकती है, शुगर इंसान को हो सकती है, तो दावे के साथ कह रहा हूं आपके पालतू पशुओं को भी शुगर है, बीपी है, कैंसर है। क्यों? परिवेश तो एक ही है। अगर खाना पीना रसायन हमको कैंसर या बीपी या शुगर कर सकता है, तो सेम टू सेम खाना पीना उनका भी है। जो मैं खाता हूं वही उनको खिलाता हूं। तो मैंने अभी बोला, रोज बोलता हूं कि मेरी बातों में ये नहीं कह रहा हूं गेहूं नहीं बोना। मैं गेहूं का विरोधी नहीं हूं। मैं विरोध सिर्फ इतना है कि आप चाहे कुछ भी बोएं, धरती माता का अस्तित्व जिंदा रहना चाहिए। और धरती माता, जब धरती माता की बात आती है तो धरती माता का मतलब ये नंगी जमीन नहीं होती। धरती का मतलब होता है धरती में ह्यूमस, धरती में रहने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु, धरती के नीचे 25, 30, 50 फुट पर पानी, धरती के ऊपर का जंगल। ध्यान रखना, इसको मैं कई बार बोला हूं कि एक्चुअल जो शिव है ना, हकीकत में, अब आपको शिव चाहे जिस रूप में दिखाए हो, लेकिन अगर मैं शिव को देखता हूं तो शिव का मतलब ये धरती है। इसका नाम है आदि पिता सदा शिव। और ये जो वनस्पतियां है ना, गेहूं है, पेड़ है, ये जो कुछ भी वनस्पतियां ग्रीनरी दिखती है, इन सब का नाम है आदि शक्ति माँ दुर्गा। ये शिव मेरा पिता है और आदि शक्ति दुर्गा मेरी माता है। अगर ये हमको सीधे सीधे समझ में आएगा ना, और मैं इसको ठीक बना के रखूंगा, मतलब इनकी पूजा करूंगा। शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक मनुष्य के रूप में कोई व्यक्ति पैदा हो, आधा शरीर जो है स्त्री का हो, आधा शरीर पुरुष का हो। अर्धनारीश्वर का मतलब है जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों समाहित है। तो ये धरती एक ऐसी इकाई है, यहीं पर जीवन है। और धरती, जब धरती है, इसको मैंने काट के अगर काटेंगे तो नीचे धरती शिव दिखेगा, ऊपर जो हरा हरा दिखेगा वो माँ पार्वती दिखेंगी। तो शिव के और पार्वती के अस्तित्व को जिंदा कैसे रखना है, बस इतना सा विषय। इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम पूजा है, इसी का नाम आराधना, इसी का नाम साधना, इसी का नाम यज्ञ है। अगर ये शिव मर गया ना, या माँ पार्वती का अस्तित्व खत्म हो गया ना, तो ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी धार्मिक आडंबर, चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे, ईसाई करे, ये आडंबरों से ये शिव खुश होने वाला नहीं है, ना आपके आडंबरों से माँ दुर्गा खुश होने वाली। दुर्गा तो कहती है कि मेरे असली स्वरूप को जान। और देखिए, आप जब दुर्गा का नाम आता तो क्या कहते हैं? पहाड़ा वाली, शेरा वाली, यानी कि वो पहाड़ों में रहती है जहां शेर रहता है। शेरा वाली जहां शेर रहता है। शेर कहाँ रहता है? जहां माँ दुर्गा का परिवेश बहुत विहंगम होता है। हमने क्या किया? जहां हम रहते हैं वहां तो हमने माँ दुर्गा का परिवेश ही समाप्त कर दिया।
शिव ने कहा था हमको वो जहर पिलाना जो तुम ना पी सको, यानी मलमूत्र, फसलों के अवशेष। और हम शिव को कौन सा जहर पिलाने लगे? फैक्ट्री में बनने वाला इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, फंजीसाइड। धतूरा चढ़ाते हैं ना शिवलिंग में, क्या मतलब उसका? वो धतूरा कभी शिव ने पिया क्या, खाया क्या? धतूरे का मतलब है इंडिकेशन कि ये धरती माता कहती है कि तुम वो हमको दे जाओ जो तुम्हारे लिए बेकार हो। समुद्र मंथन की कहानी में भी यही लिखा है। जब समुद्र मंथन से हजारों लाखों मीट्रिक टन विष निकला तो त्राहिमाम मच गया। ये हुआ कि इस विष का क्या होगा? तो क्या होगा? शिव समुद्र मंथन के बाद बोले शिव से प्रार्थना करो, शिव ही हजम कर सकते। तो ये धरती ने ही पिया था और कहा गया शिव ने कंठ में रोक लिया। कंठ माने धरती ने अपनी ऊपरी सरफेस पर ही वो विष रोक लिया। तो शिव कहता मुझको विष देता जा, अमृत लेता जा। खेती की सिर्फ इतनी सी कहानी है। तो खेती करने का जो तौर तरीका है, मैंने अभी बोला एग्रोनॉमी का सिद्धांत, एग्रोनॉमी का जो परिभाषा है कि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से खेती करें, ताकि मेरी रोटी की समस्या, दाल की समस्या, सब्जी की समस्या, फल की समस्या, तेल की समस्या, दूध की समस्या, मतलब इनकी जरूरतें पूरी हो जाए। लेकिन धरती पर, पानी पर, हवा पर, बायोडाइवर्सिटी पर, जंगल पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए। ये प्रकृति जब तक जिंदा है तब तक आप जिंदा है। और प्रकृति का स्वरूप जैसे ही खत्म होगा हम खत्म होने लगेंगे। जैसे आज हम खत्म होने लगे, हम तो केवल हाड़ मांस का पुतला बचे हैं। ना हम हंस रहे हैं, ना हम रो रहे हैं, ना हम जी रहे हैं, ना हम मर रहे हैं। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है। तो मेरा जो गेहूं को लेके टारगेट था कि गेहूं का रकबा, जैसे आज पानी की बात होती है ना, देश पानी की समस्या का समाधान तब तक नहीं कर सकता, कोई माई का लाल, कोई सूरमा भोपाली नहीं पैदा हुआ है, जब तक हम ये ज्यादा सिंचाई चाहने वाली फसलों का एरिया नहीं कम करेंगे ना, तो हम प्यास से मरेंगे। हो सकता है आपके पास रोटी हो, लेकिन आपके पास पानी नहीं होगा। तो पानी, रोटी के साथ पानी जुड़ा हुआ है। तो रोटी का इंतजाम करते करते कहीं ऐसा ना हो कि पानी खत्म हो गया। तो रोटी का इंतजाम करते हुए रोटी के साथ पानी और ऑक्सीजन दोनों चीजें होती। तो रोटी के साथ पानी का सामंजस्य ऐसे है कि मैं पेड़ लगाऊंगा तो बारिश ज्यादा होगी, मेड़ बनाऊंगा तो पानी बारिश का रुकेगा। फिर पानी को देख करके, अगर आपके पास कैनाल है, आपके पास 30 फुट का पानी है, तो आप गेहूं बो दो। लेकिन पानी तो चला गया साहब 220 फुट। और अगला क्या कह रहा है? 220 फुट से पानी निकाल करके गेहूं की सिंचाई करने वाला आदमी कह रहा मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। कैसे करते हो? बोले जीवामृत डाला है। गजब आदमी भाई आप। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की किसी भी व्यवस्था को क्षति नहीं पहुंचा रहा हूं। ये जो गुड्डे गुड़िया का खेल खेलेंगे ना हम तक, जब तक कि हमने जीवामृत डाला, जीवामृत डालने का नाम प्राकृतिक खेती नहीं है। जीवामृत प्राकृतिक खेती का एक हिस्सा है। मैं बार बार कहता हूं, प्राकृतिक खेती का मतलब है कि मैं जरा ध्यान दूं कि मेरी जमीन की फर्टिलिटी कैसी है। अगर मेरी जमीन में कम फर्टाइल जमीन है तो ऐसी फसल बोएं जिसमें हमें पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। अगर मेरे यहाँ पानी 250 फुट नीचे चला गया है तो हम ऐसी फसल ना बोएं जिसमें हमको 6 पानी लगाने पड़े। ये करके हम आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे। और अगर ये इन बातों पर विचार नहीं करेंगे, इनको दकियानूसी मानेंगे, तो मैं आज लिख के दे रहा हूँ कि हमारे आपके सामने मेरी आपकी औलादें तड़प तड़प करके हम मरते हुए देखेंगे। मुझे उम्मीद है, मैं कटु बोलता हूँ थोड़ा सा, इसलिए बोलता हूँ कि शायद आप चेत जाएं, शायद आपको संवेदनाएं जागृत हो। हम अगर माँ के प्रति हमारी संवेदनाएं नहीं जागृत हुई तो माँ को भी कोई शौक नहीं है कि तुम्हारा लालन पालन का ठेका नहीं लिया इसने। पिता पुत्र के बीच में जो, माँ और पुत्र के बीच के जो संबंध है, उसका ठेकेदारी केवल माँ नहीं लेती है। पुत्र को भी अपने संबंधों को ध्यान रखना चाहिए कि मुझे माँ के साथ क्या बिहेव करना है। नमस्कार।